हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि एसएम का पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि एसएम के नए सिलेबस के सारे लेक्चर्स आपको ओनली 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं प्रोफेशनल हब की एंड्रॉयड ऐप पे। और इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। कल क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? लीडरशिप के रोल्स क्या क्या थे बच्चों? टॉप पे रहो, देखो क्या हो रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। सेकंड, कल्चर जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए। थर्ड, एथिक्स, लीडरशिप एंड मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन। फोर्थ, फिफ्थ, अलर्ट रहो एनवायरनमेंट के जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए, और इनोवेटिव आइडियाज को आप इंट्रोड्यूस करते रहो ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी? डिसीजंस लेना, पॉलिसी प्रोसीजर बनाना, उस डिसीजन के लिए उसको कम्युनिकेट करना, ह्यूमन कैपिटल, चेंजेस, हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम। देन टू लीडरशिप की अप्रोचेस थी, कौन सी? ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशनल कब अच्छी होती है? जब एनवायरमेंट टर्बुलेंट, इंडस्ट्री स्टार्टिंग या एंडिंग, और प्रोडक्ट पुअरली परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है। वहां कंपनीज एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि आप मिशन के पार्ट हो, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, एंड अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट कर आप ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम करो। नेक्स्ट क्या था? ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ये कब अच्छी होती है? जब एनवायरमेंट स्टैटिक हो, मेच्योर स्टेट पे हो, प्रोडक्ट ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा हो, या फॉर्मल मोटिवेशन का तरीका काम में लिया जाता है कि अगर अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड्स और खराब काम करोगे तो पेनल्टीज आपको बेयर करनी पड़ेगी। इसका प्रिंसिपल क्या था? गिव समथिंग टू गेट समथिंग। देन अपन ने पढ़े थे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के कौन से कंट्रोल थे? ऑपरेशनल कंट्रोल क्या थे? जो इंडिविजुअल एक्टिविटी पे फोकस किया जाता था। मैनेजमेंट कंट्रोल जो एग्रीगेटिव पे फोकस करते थे। और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स जहां पे दो चीजें चेक करते थे, एक तो जो प्लान किए वही इंप्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो रिजल्ट सोचा था वही आ रहा है या नहीं आ रहा। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स में भी 4 तरीके के कंट्रोल्स थे। कौन से? प्रीमाइस, सर्विलियंस, स्पेशल अलर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्रीमाइस में क्या था? अजम्पशंस की बात की थी कि जो सोचा था जरूरी नहीं है इंप्लीमेंट करते वक्त वही अजम्पशंस हो। सब अजम्पशंस को सेम तरीके से डील नहीं किया जाता। जिसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा उसको पहले डील करो, जिसका इंपैक्ट कम पड़ेगा उसको बाद में डील करो। देन सर्विलियंस में क्या पढ़ा था अपन ने? इंफॉर्मेशन को अनकवर करना थ्रू मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा। देन स्पेशल अलर्ट में क्या पढ़ा था? कि गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स या कोई सडन चेंज आ गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर हो गया, उसकी वजह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना पड़ता है। एंड लास्ट क्या था? इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। उसके अंदर भी 2 थे। कौन से? थर्स्ट एंड माइलस्टोन रिव्यू। थर्स्ट में क्या पढ़ा था? ओवरऑल पूरी स्ट्रैटेजी को चेक करते हैं कि सारी स्ट्रैटेजी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। माइलस्टोन रिव्यू में क्या था? कि एक्टिविटीज को चेक करते हैं कि सारी एक्टिविटीज सही काम कर रही है या नहीं कर रही। यही पढ़ा था कल। यहां तक का क्लियर या कोई डाउट? क्लियर। चलो अब अपन पढ़ेंगे कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। लीडरशिप से पहले है कल्चर। कल्चर क्या होता है? कल्चर किसे कहते हो? कल्चर कोई इजी लैंग्वेज में कल्चर है? हिंदू कल्चर आपका ट्रेडिशंस, आपके वैल्यूज, आपके बिलीव्स, आपका प्रिंसिपल, आपका काम करने का तरीका, ये सब चीजें क्या होती हैं? आपका कल्चर। सबका सेम है या अलग अलग? सबके वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल, काम करने का तरीका, सबके ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग कल्चर होता है। अगर नई स्ट्रैटेजी बनती है और उसमें इंप्लीमेंट करते वक्त दिक्कत आ रही है, तो आप स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो या कल्चर को?
कल्चर को। मैंने बताया था कभी भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते, हमेशा दूसरी ही चीजें चेंज करी जाती है। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते वक्त अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो अगर कल्चर गड़बड़ है तो कल्चर को चेंज करते हो, आप कभी भी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते हो। तो हर एक कंपनी का अपना यूनिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है। कल्चर मतलब आपके वैल्यूज, आपके बिलीव्स, आपके प्रिंसिपल्स। कल्चर मतलब आपके वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, आपका काम, कैसे आप प्रॉब्लम तक पहुंचते हो, आप कैसे डिसीजंस लेते हो, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से काम करते हो, ये सब चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, कल्चर आती हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। वेयर डज कॉर्पोरेट कल्चर कम फ्रॉम? आया कहाँ से, कल्चर आता कहाँ से, कल्चर डेवलप कैसे होता है, कैसे पता चलता है आपका कल्चर क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होगा? आपके वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन किस वैल्यूज, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उससे डिपिक्ट होता है उनका कल्चर, उनके स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी से डिपिक्ट होता है। उनके अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, उससे डिपिक्ट होता है उनका कल्चर। ट्रेडिशन क्या मेंटेन करती हैं, सुपरवाइजरी प्रैक्टिस, एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड, बिहेवियर, उससे आपका कल्चर रिप्रेजेंट होता है। कल्चर रिप्रेजेंट्स इन द लीजन पीपल रिपीट अबाउट हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, पीयर प्रेशर कितना है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पॉलिटिक्स चलती है, इन सब चीजों से डिपेंड करता है कि आपका कल्चर कैसा है। तो कल्चर किन किन चीजों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जो वो फॉलो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स, उनकी पॉलिसीज, उनके स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, उससे कल्चर डिपिक्ट किया जा सकता है, उसका ट्रेडिशन, उसकी प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयज का एटीट्यूड, पीयर प्रेशर एंड पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पॉलिटिक्स चल रही है, ये सब चीजों से कल्चर आपका पता चलता है। कल्चर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, फ्रॉम वन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल। अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल, जैसे मोदी जी हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, तो अब अपन उस कल्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसा मोदी जी कह रहे हैं वैसे सब लोग कर रहे हैं, उस वजह से कल्चर आ सकता है। वर्क ग्रुप की वजह से आपका कल्चर डेवलप हो सकता है, डिपार्टमेंट, डिविजन, या फिर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की ऑफ द टॉप, बॉटम से भी कल्चर डेवलप हो सकता है और टॉप से भी कल्चर डेवलप हो सकता है। तो कल्चर ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से हो सकता है? इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल, ग्रुप से, वर्क ग्रुप से, डिपार्टमेंट से, डिवीजन से, या फिर बॉटम या टॉप से कल्चर आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है। कल्चर अली और ऑब्स्टिकल टू स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। अली मतलब कंपैटिबल। कई बार कल्चर जो है वो सपोर्टिव होता है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के लिए, कई बार वो ऑब्स्टिकल हो जाता है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर भी हो सकता है और ऑब्स्टिकल भी हो सकता है जब आप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हो। अगर आपके बिलीव्स, विजन, बिलीव, वैल्यू, प्रिंसिपल्स, ऑपरेट, जो भी आपके जो चीजें हैं, काम करने का तरीका है, अगर वो स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल है तो कल्चर मेरे सपोर्ट में, और अगर वैल्यू, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स स्ट्रैटेजी के सपोर्ट में नहीं है तो कल्चर ऑब्स्टेकल भी हो सकता है। जब कल्चर आपके कंपैटिबल होता है तो वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो सकती है। पर जब कल्चर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होती है, डायरेक्शंस अलग हैं, परफॉर्मेंस टारगेट, स्ट्रैटेजी अलग है, तो कल्चर आपके लिए क्या हो सकता है? एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है, एक हिंड्रेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप ढंग से स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल जो अपन ले रहे थे कि जैसे सपोज मेरी स्ट्रैटेजी है कि मुझे ओवरनाइट पढ़ने की आदत है, और मेरे घर का कल्चर है कि जब आपको पढ़ना हो तब पढ़ो, जब आपको उठना हो तब उठो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतनी बजे सोना है और इतनी बजे उठना है। तो ये जो मेरी मेरी घर का जो वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल थे, वो मेरे काम करने के तरीके को अगर मैच कर रहे थे स्ट्रैटेजी को, तो मैं उसको ढंग से सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। तो वहां कल्चर कंट्रीब्यूटर था। पर अगर ऐसा है कि मेरी स्ट्रैटेजी तो ऐसी है ओवरनाइट पढ़ने की, और मेरे घर के जो वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि रात को 10 बजे लाइट ऑफ और सुबह 6 बजे उठकर अपना जो भी काम करना है करो, लेट तक कोई भी सुबह नहीं सोएगा, मेरे घर का कल्चर ये कहता है, मेरे घर का ट्रेडिशन ये कहता है। तो अगर ऐसा है तो वहां कल्चर अलग है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग है, तो वहां पे आप स्ट्रैटेजी को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कल्चर एक आपका हिंड्रेंस, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जैसे कल्चर आपको एक्ट करेगा। तो कल्चर आपके लिए कंट्रीब्यूटर भी हो सकता है, कल्चर आपके लिए ऑब्स्टेकल भी हो सकता है जब आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो। रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। जब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं तो कल्चर का क्या रोल है? Strong culture promotes good strategy execution when there's a fit and impedes execution when there is negligible fit.
ये लाइन क्या कहती है? अगर फिट है, कल्चर स्ट्रैटेजी को मैच करता है तो वो उसको सपोर्ट करेगा एग्जीक्यूट करने में, पर कल्चर अगर स्ट्रैटेजी को मैच नहीं करता, अगर उससे कंपैटिबल नहीं है कल्चर, तो वो आपको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं करने देता आपकी स्ट्रैटेजी को। अ कल्चर ग्राउंडेड इन, कल्चर मतलब आपकी वैल्यूज, आपकी बिलीव्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपके प्रैक्टिसेस, आपका बिहेवियरल नॉर्म that match what is needed for good strategy execution helps energize people throughout the company to do their jobs in a strategy supportive manner. कल्चर बहुत जरूरी है सपोर्टिव होना, क्योंकि अगर कल्चर सपोर्टिव होगा, आपके वैल्यूज बिलीफ प्रिंसिपल सपोर्टिव होंगे, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कह पाएंगे कि सबको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के सपोर्ट में ही काम करना है। उसी के लिए अपन को अपनी एनर्जी को डेवलप करना है और स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली अपन को एग्जीक्यूट करना है। कल्चर जहां पे क्रिएटिविटी को वेलकम किया जाता हो, चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता हो यहाँ पे, तो वो वहां पे आप स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कल्चर कैसा होना चाहिए? जहां पे क्रिएटिविटी, अगर कोई भी बंदा नया कुछ कर रहा है, इनोवेटिव कर रहा है, तो उसको अपन वेलकम कर रहे हैं। अगर एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अपन अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके लिए अलर्ट हैं, अपन उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा कल्चर है तो आप स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। कल्चर कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल्स आपके क्या होने चाहिए? लिसनिंग टू द कस्टमर्स, कस्टमर की भी सुनी जाए, ऐसा कल्चर होना चाहिए। एम्प्लॉयज को आप एनकरेज करो कि आप अपना काम अच्छे से करो, एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग पावर दो कि छोटे मोटे चीजों का आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर ये सब चीजें हैं तो इससे आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकती है। तो कल्चर कैसा होना चाहिए? जहां क्रिएटिविटी, चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए, जहां कस्टमर्स की सुनी जाए, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी जाए, तभी आप स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। A work environment where culture matches the condition of good strategy execution provides a system of informal rules and peer pressure regarding how to conduct business internally and how to go about doing one job. कल्चर जब मैच करता है तो इनफॉर्मल रूल्स, मतलब फॉर्मल तरीके से आप कुछ भी फॉर्मल फॉलो मत करो, इनफॉर्मली सबसे सब कुछ फॉलो करवाओ। स्ट्रैटेजी को मैच करता हुआ कल्चर होना चाहिए, इनफॉर्मल रूल्स होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आप जो काम करवाना चाहते हो ताकि वो काम आपका एग्जीक्यूट हो जाए। स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर, अगर कल्चर मेरे सपोर्ट में है तो मूड चेंज हो सकता है, मतलब अपना मूड पॉजिटिव हो सकता है उस काम को करने के लिए, अपना टेम्परामेंट, मोटिवेशन जो लोगों का है वो पॉजिटिव हो सकता है, उनकी वर्क हैबिट्स पॉजिटिव हो सकती है और वो ज्यादा कोऑपरेट कर काम कर सकते हैं। A strong supportive culture nurtures and motivates people to do their jobs in ways conducive to effective strategy execution. It provides structure, standards, value system in which to operate, and it promotes strong employee identification with company's vision, performance targets and strategy. ये क्या कहता है? कल्चर कैसा होना चाहिए? जहां लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप अपना काम अच्छे से करो ताकि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए। कल्चर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा, स्टैंडर्ड देगा, वैल्यू सिस्टम देगा। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रक्चर होगा। कल्चर में जो स्ट्रक्चर है वो भी सपोर्टिव होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं वो भी सपोर्टिव होने चाहिए स्ट्रैटेजी के। वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, कि लोगों को मैं बोलूंगी कि आप लोग बहुत जरूरी हो, अगर विजन अचीव करना है तो आपके बिना ये विजन अचीव नहीं किया जा सकता। तो एम्प्लॉय का भी आइडेंटिफिकेशन, उनका रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कल्चर है तो आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकती है। इससे एम्प्लॉयज जो है वो अपनी जॉब के लिए जेन्यून फील करते हैं कि हाँ, हमारी जॉब में हमारा कोई ना कोई रोल है, हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ अचीव हो रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और आपका जो विजन है वो अचीव आप कर सकते हो। तो एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा एंथुजियाजमली काम करेंगे, कोलैबोरेट कर काम करेंगे, इससे जो स्ट्रैटेजी है वो फ्रूटफुल होगी, जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? रोल ऑफ कल्चर, कल्चर का क्या रोल है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के अंदर। अगर कल्चर मैच करता है तो अच्छा है, और मैच नहीं करता तो एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। कल्चर में वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस, बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं, जिससे लोगों को एनर्जी दी जाती है कि आप स्ट्रैटेजी सपोर्टिव वे में आप काम करो। कल्चर कैसा होना चाहिए? जहां पे क्रिएटिविटी को वेलकम किया जाए, चेंजेस को अडॉप्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, ताकि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। कल्चर कैसा होना चाहिए? जहां कस्टमर्स की सुनी जाए, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए ताकि वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकें।
एक एम्प्लॉय से रिलेटेड एक और पॉइंट था कि कल्चर कैसा होना चाहिए जहां एम्प्लॉयज को आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराई जाए, उनको बोला जाए कि आप लोग बहुत जरूरी हो, अगर विजन को अचीव करना है तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। इससे वो अपनी जॉब के लिए जेन्युइन फील करेंगे, वो ज्यादा कोऑपरेट कर काम करेंगे और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो फ्रूटफुल हो जाएगी। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड दो पॉइंट है, एक तो एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे रहे हैं, एक एम्प्लॉयज को आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं कि आपका विजन में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कल्चर कैसा होना चाहिए जहां इनफॉर्मल रूल से, मतलब फॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल तरीके से आपका जो काम है आप वो काम करवा पा रहे हो, वैसा कल्चर होना चाहिए। कल्चर की हेल्प से लोगों का मूड, टेम्परेमेंट, मोटिवेशन ये सब पॉजिटिव हो जाता है, तो लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, कल्चर स्ट्रक्चर देगा, स्टैंडर्ड देगा एंड वैल्यू सिस्टम देगा जिसके अंदर रहते हुए अपन को काम करना है। तो वापस बताओ बच्चों, रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। कल्चर का क्या क्या रोल है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में? अगर कल्चर मैच करता है तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, अगर मैच नहीं करता तो वो एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो पाएगी स्ट्रैटेजी। फिर कल्चर जो होता है वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, बिहेवियरल नॉर्म्स, मोटिवेशन की लोग कोऑपरेट कर काम करें, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव वे में लोग काम करें। कल्चर कैसा होना चाहिए जहां पे क्रिएटिविटी को वेलकम किया जाए, चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए ताकि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। कल्चर कैसा होना चाहिए जहां पे कस्टमर्स की सुनी जाए, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, उनको डिसीजन मेकिंग पावर देंगे, अथॉरिटी देंगे ताकि वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी में कंट्रीब्यूट कर सकें। एम्प्लॉयज से रिलेटेड एक और पॉइंट था कि एम्प्लॉयज को अपन को आइडेंटिफिकेशन देना है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है विजन में, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है विजन अचीव करने में, तभी वो लोग जेन्यून फील करेंगे अपनी जॉब के लिए और वो ज्यादा कोऑपरेट कर काम करेंगे, तो स्ट्रैटेजी आपकी फ्रूटफुल हो जाएगी, आपको सक्सेस मिल सकती है। देन कल्चर जो होता है वो आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। कल्चर जो है वो इनफॉर्मल तरीके से लोगों का अपना काम करवा लेना इज कॉल्ड द कल्चर। तो टोटल 6-7 पॉइंट्स हैं, वापस रिवाइज करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, अगर कल्चर मैच करता है तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगी, अगर मैच नहीं करता तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसमें दिक्कत आएगी, रुकावटें आएंगी। सेकेंड पॉइंट, कल्चर वेलकम्स द, नहीं, कल्चर में वैल्यूज, बिलीफ, प्रिंसिपल, नॉर्म्स ये सब होंगे जिससे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि वो स्ट्रैटेजी सपोर्टिव मैनर में काम कर सकें। थर्ड पॉइंट, कल्चर वेलकम करेगा क्रिएटिविटी को, चैलेंजेस को अडॉप्ट करेगा ताकि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। फोर्थ पॉइंट, कस्टमर्स की सुनो, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, उनको डिसीजन मेकिंग पावर दो। फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉयज को आइडेंटिफिकेशन दो कि आप भी जरूरी हो, विजन को अचीव करने में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तभी वो लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर जेन्युइन फील कर कोऑपरेट कर काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर, वैल्यूज, स्ट्रक्चर्स देता है, स्टैंडर्ड्स देता है एंड वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। सेवेंथ पॉइंट, कल्चर इनफॉर्मल रूल से अपना काम करवा लेना। ठीक है, तो ये सारी कल्चर का रोल होता है अगर आपको सही से स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है तो। पर्ल्स और डेंजर ऑफ स्ट्रैटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। अगर कल्चर और स्ट्रैटेजी अलग अलग है तो क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं, अगर कल्चर स्ट्रैटेजी को मैच नहीं करता तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जब कल्चर आउट ऑफ सिंक होता है जो स्ट्रैटेजी की सक्सेस के लिए चाहिए, तो अपन को किसको चेंज करना पड़ेगा बच्चों? कल्चर को चेंज करना पड़ेगा जो स्ट्रैटेजी के लिए सपोर्टिव हो, ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा। जब आप While correcting a strategy culture conflict can occasionally mean revamping strategy to produce cultural fit. Revamping मतलब क्या होता है कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो कल्चर को फिट हो सके, या फिर आप कल्चर को चेंज कर सकते हो, मतलब आप दोनों चीजों को चेंज करो, आप कल्चर को भी चेंज करो, आप स्ट्रैटेजी को भी चेंज करो, ताकि दोनों एक दूसरे से मैच हो सके। जितने ज्यादा मिसमैच होगी उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में। A sizable and prolonged strategy culture conflict weakens and may even defeat managerial effort to make strategy work. अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कल्चर और स्ट्रैटेजी के बीच में तो अपन कभी भी उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जितने ज्यादा मिसमैच उतनी डिफिकल्टी, और अगर ज्यादा मिसमैच है तो अपन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फिट, इसलिए स्ट्रॉन्ग फिट होना चाहिए बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द कल्चर। तो जब स्ट्रैटेजी बन रही है
तो ये बनाने वाले की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊं जो कल्चर के कंपैटिबल हो। बनाते वक्त उसको ये ध्यान रखना है कल्चर के स्ट्रैटेजी बनानी है। पर जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं और एक बार स्ट्रैटेजी बन गई तो अब जो चेंजेस करने पड़ेंगे वो किस में करोगे? कल्चर में। आप कभी भी स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं करोगे। पर आपको कल्चर को चेंज करना बच्चों बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? कल्चर को क्यों चेंज करना मुश्किल काम है? हाँ, जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है, लोगों का उससे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं लोग अपने कल्चर से। तो कल्चर को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर, जब स्ट्रैटेजी को कल्चर को स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बनाए तो सबसे टफेस्ट टास्क यही है कि उसको चेंज करना। चेंज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उससे कनेक्टेड हैं, लोगों की हैबिट है पुराने कल्चर के लिए। तो यहाँ पे अपन को ओवर टाइम बार बार उनको बताना पड़ेगा कि ये अनहेल्दी कल्चर और इसको मुझे हेल्दी कल्चर से रिप्लेस करना ही पड़ेगा और उसको मुझे इंस्टिल करना ही पड़ेगा। अब चेंज करने के स्टेप्स हैं, ये सीक्वेंस में याद करने। क्या क्या स्टेप्स? सबसे पहले फाइंड आउट करो कौन सा पार्ट कल्चर का सपोर्ट में और कौन सा नहीं है। फिर लोगों को समझाओ कि ये पार्ट में हमारी दिक्कत आ रही है और हमें इस पार्ट को चेंज करना ही पड़ेगा। फिर उस पार्ट को विजिबली एक्शन में कन्वर्ट कर दो, मतलब चेंजेस कर दो और सबको समझाओ कि नया कल्चर इस तरीके से स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करेगा, इससे सिर्फ मुझे फायदा नहीं होगा, इससे अपन सबको फायदा मिलेगा। तो कल्चर को चेंज करने के क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप, फाइंड आउट करो कौन सा पार्ट सपोर्ट में और कौन सा पार्ट सपोर्ट में नहीं है। फिर देखो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को समझाओ कि इस पार्ट में दिक्कत आ रही है और हमें इस पार्ट को चेंज करना ही पड़ेगा। फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दो और लोगों को समझाओ कि जो चेंज हुआ कल्चर वो कितना कंपैटिबल है नहीं स्ट्रैटेजी के लिए और इससे अपन सबको क्या फायदा मिलेगा वो लोगों को आप बताते रहो। तो ये आपको कल्चर जब चेंज करना होता है, जब भी कल्चर चेंज करते हो तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। क्या क्या? आपको अपनी पॉलिसी प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ता है, आपको इंसेंटिव कंपनसेशन चेंज करना पड़ता है कि जो लोग नए कल्चर पे काम कर रहे हैं उनको ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे अपन को। लोगों को प्रेज करो, जो नए कल्चर पे काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करवाओ, उनको प्रेज करो, मोटिवेट करो। नए एम्प्लॉयज, नए मैनेजर्स को आप हायर करो जो नए कल्चर के लिए काम कर सकें। पुराने की एग्जीक्यूटिव को हटा दो जो पुराने कल्चर से जुड़ा हुआ था और नया की एग्जीक्यूटिव ले आओ जो नए कल्चर पे काम कर सके। तो कल्चर चेंजिंग एक्शंस, जब भी अपन कल्चर चेंज करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ती है? अपन को अपनी पॉलिसी प्रोसीजर्स चेंज करनी पड़ेंगी, इंसेंटिव कंपनसेशन जो आप दे रहे हो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन को लोगों को प्रेज करो जो नए कल्चर पे काम कर रहे हैं, मैनेजर्स एम्प्लॉयज चेंज कर दो एंड की एग्जीक्यूटिव्स को भी चेंज कर दो जो पुराने कल्चर से कनेक्टेड थे ताकि नए कल्चर पे वो काम कर सके। कल्चर को चेंज करने के लिए सस्टेन्ड कमिटमेंट होना चाहिए बाय चीफ एग्जीक्यूटिव। वो बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए। जो सीईओ है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजर है, वो बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए कि हाँ हम सबको कल्चर को चेंज करना है। कल्चर को चेंज करने के लिए चरिज्मा और पर्सनल मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं है, लोगों के अंदर एंथुजियाज्म डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि पर्सनली जाकर हर डिपार्टमेंट ग्रुप से बात करो, उनको समझाओ कि हमने क्यों चेंज किया है, वो जरूरी है। तो कल्चर को चेंज करना मतलब लोगों के अंदर एंथुजियाज्म डालने से कल्चर चेंज नहीं होता, लोगों को पर्सनली जाकर समझाना पड़ेगा कि हमने कल्चर को इसलिए चेंज किया, यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो कल्चर को क्रिएट करना, नए कल्चर को उसको चेंज करना, ये पूरी टीम का काम है, एक जने का काम नहीं। अगर मैं सोच लूं कल्चर चेंज करना है तो वो कल्चर चेंज नहीं हो सकता जब तक सब लोग मिलकर कल्चर के नए चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो नया कल्चर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। कल्चर बिल्डिंग एफर्ट को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो जो इंप्लीमेंटर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, जो एम्प्लॉय ओपिनियन लीडर्स होते हैं, वो लोग भी कन्विंस होने चाहिए कि नए कल्चर को हमको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो कल्चर को अगर आपको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो आपको जो सुपरवाइजर्स और जो एम्प्लॉय ओपिनियन लीडर्स होते हैं, एम्प्लॉयज के लीडर्स, उनको भी अपन को कन्विंस करना पड़ेगा कि कल्चर को अपन सबको चेंज करना पड़ेगा, इससे अपन सबका फायदा होगा। टास्क ऑफ मेकिंग culture supportive of strategy is not a short term exercise, it takes new culture। बहुत टाइम लगता है कल्चर को बनने में और प्रिवेल होने में। अगर मैं सोचूं कि ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतने ज्यादा टाइम लगता है कल्चर को चेंज करने में। जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 2 to 5 years लग जाता है अगर आपको कल्चर को चेंज करना है तो। किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर को चेंज करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू नई ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआत से नया कल्चर को डेवलप करना।
तो एग्जिस्टिंग चीजों में चेंज करना, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर बनाना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू नए ऑर्गेनाइजेशन है, वहां अगर अपन स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर बनाते हैं तो ये अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया, पूरा कल्चर के बारे में पढ़ लिया। रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। कल्चर क्या होते हैं आपके, वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस, काम करने का तरीका, प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेम कल्चर या अलग अलग कल्चर होता है। कल्चर आया कहाँ से, कैसे आपका डिपिक्ट होगा कि कल्चर क्या है, आप क्या वैल्यूज, प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी क्या है, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, आप क्या ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो, एम्प्लॉयज का एटीट्यूड, बिहेवियर क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीयर प्रेशर, पॉलिटिक्स कितनी चलती है, उससे रिप्रेजेंट करेगा आपका कल्चर। कल्चर कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल से, ग्रुप वर्क टीम से, डिपार्टमेंट, डिविजन्स, बॉटम से भी और टॉप से भी कल्चर जनरेट हो सकता है। कल्चर आपके लिए कंपैटिबल होगा या ऑब्स्टेकल, दोनों हो सकते हैं। अगर वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल मैच करती हैं तो वो कंट्रीब्यूटर, अगर मैच नहीं करती तो वो ऑब्स्टेकल हो जाएगा। तो अगर मैच करती हैं तो वो एग्जीक्यूट करने देगा, और मैच नहीं करती तो वो दिक्कत करेगा एग्जीक्यूट करने में। रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, क्या क्या रोल था बोलो भाई। अगर मैच करती है तो एग्जीक्यूट करने देगा, मैच नहीं करती तो एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, उससे लोगों को मोटिवेट करना कि अपन सबको स्ट्रैटेजी सपोर्टिव मैनर में काम करना है। थर्ड, कल्चर जहां वेलकम करेंगे क्रिएटिविटी को, चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे ताकि स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर डेवलप हो सके। फोर्थ पॉइंट, कस्टमर्स की सुनो, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, उनको डिसीजन मेकिंग पावर दो। फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉयज को आइडेंटिफिकेशन दो कि आपका विजन में कंट्रीब्यूशन है, तभी वो लोग अपनी जॉब के लिए जेन्यून फील करेंगे और उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे, कोऑपरेट करके काम करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट वो देता है स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यू सिस्टम। कल्चर, सेवेंथ पॉइंट, इनफॉर्मल तरीके से अपना काम करवा लेना, इनफॉर्मल रूल से अपना काम करवा लेना। ये क्या था, कल्चर का रोल था अगर आपको स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना है तो। पल्स और डेंजर ऑफ स्ट्रैटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, अगर कल्चर आउट ऑफ सिंक है तो हमें कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो करेक्ट करते वक्त कई बार अपन स्ट्रैटेजी को भी ठीक करते हैं, कई बार कल्चर को भी ठीक करते हैं। जितना ज्यादा मिसमैच होगा कल्चर और स्ट्रैटेजी में, उतनी ही दिक्कत आएगी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में। अगर बड़ा है डिफरेंस उन दोनों के बीच में तो आप कभी भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फिट होना चाहिए बिटवीन द कल्चर एंड द स्ट्रैटेजी। तो बनाने वाले की जिम्मेदारी है कल्चर को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाए, पर इंप्लीमेंट हो गई, जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं बन गई तो फिर कल्चर को चेंज करते हैं, आप कभी भी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते। पर कल्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि लोगों की उससे वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, लोग उससे बहुत इमोशनली हैबिचुअली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए बहुत समय लगता है कल्चर को चेंज करने में। तो कल्चर को चेंज करने के स्टेप्स क्या आते हैं, फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कौन सा फेज सपोर्ट में और कौन सा फेज सपोर्ट में नहीं है, फिर लोगों को समझाओ कि ये वाला पार्ट सपोर्ट में नहीं है और इसको अपन को चेंज करना ही पड़ेगा, फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दो और लोगों को समझाओ कि जो चेंज कल्चर है वो इस तरीके से हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। जब भी कल्चर को चेंज करते हो तो क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रिवॉर्ड सिस्टम्स, नए एम्प्लॉयज, मैनेजर्स को हायर करोगे, सीईओ एग्जीक्यूटिव्स को हायर करोगे और लोगों को प्रेज करोगे, जो नए कल्चर पे काम करते हैं उनको भी अपन प्रेज करेंगे। अगर आपको कल्चर को चेंज करना है तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा कमिटेड होना चाहिए। कल्चर मतलब चरिज्मा, एंथुजियाज्म से कल्चर चेंज नहीं हो सकता, पर्सनली जाकर हर डिपार्टमेंट में समझाना पड़ेगा कि ये चेंजेस किए हैं तो इससे अपन सबको फायदा मिलेगा। अगर सक्सेसफुली कल्चर को एग्जीक्यूट करना है नए चेंजेस को, तो आपको हर एक लाइन सुपरवाइजर को समझाना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज के जो हेड होता है, डिसीजन मेकर होता है, उसको भी समझाना पड़ेगा कि अपन को ये कल्चर में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। कल्चर को चेंज करना एक शॉर्ट टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ओवरनाइट चेंजेस नहीं हो सकते, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 2 to 5 years लग जाते हैं। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर चेंज करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू नई ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआत से नया कल्चर को इंस्टॉल करना। समझ में आ गया बच्चों? ये जो मैंने बताया है अभी तो आप लोगों ने कहानी जैसी सुन ली और समझ में आ गया, पर जब इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो जान निकल जाएगी, एक्चुअली जान निकल जाएगी। लैंग्वेज पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये टॉपिक क्या बोलता है, वही लाइनें लिखी हैं जो मैंने बोली हैं पर लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है। तो इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज ये टॉपिक सब बच्चे कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे,
किताब से पढ़ेंगे कि हमें वही हम कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या जो मैम बोल रही थी, और जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही पढ़ना है इसके अंदर, मोर देन सफिशिएंट है कल्चर के अंदर। अगर आज पढ़ लोगे तो आप लोगों को याद रहेगा और समझ में आ जाएगा, और आज नहीं पढ़ोगे तो फिर वो टॉपिक छूट जाएगा, ये मानकर चलो कल्चर वाला। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है, कल्चर से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होंगे? जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, क्या होते हैं रिपोर्ट कार्ड्स? मैं आपको शीट चेक करके मार्क्स बताती हूँ क्या होती हैं वो। आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रही हूँ मैं, आपको जो रिजल्ट बताती हूँ मेजर कर रही हूँ कि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या खराब परफॉर्म कर रहे हो। आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक टारगेट सेट कर दिया, यहाँ तक अपन को अचीव करना है। अपन अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, अपन कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले टेस्ट में मेरे 20 आए थे, इस टेस्ट में मेरे 25 आए, इस टेस्ट में मेरे 30 आए, मतलब मेरी प्रोग्रेसिंग स्टेज है, हर बार मैं बढ़ रही हूँ। इस टेस्ट में 30 आए, पिछले में 25 आए, फिर 20 आए, तो मैं मेरी प्रोग्रेस चेक कर रही हूँ कि मेरी जो स्टेज है वो गिरती ही जा रही है। तो जो रिजल्ट्स अपने रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, अपने टेस्ट के मार्क्स जो होते हैं, वो परफॉर्मेंस मेजर्स ही होते हैं कि अपन अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस सही चल रही है नहीं चल रही, हमारी स्ट्रैटेजी की डायरेक्शन जो है वो सही है या नहीं है। तो कंपनी परफॉर्मेंस डिपेंड्स हेविली ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कितने अच्छे से एग्जीक्यूट होती है, जो कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर से आउट परफॉर्म मेन्योर कर रही है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट को काम में लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। एक मेथड है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने गोल्स को। ऑफर अ कंटिन्यूस सिस्टम फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स दीज ऑब्जेक्टिव यूजिंग क्लियर कट परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स। मतलब मेरा ये गोल है, मेरी ये प्रोग्रेस चल रही है, तो मैं मैच कर सकती हूँ कि मेरे गोल तक मेरी प्रोग्रेस कितना टाइम में मैं अचीव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। उसको मेजर करने के लिए एक मेथड होता है। यहाँ पे जो आपके एलिमिनेट सिलॉइस, सिलॉइस का मतलब होता है आइसोलेट, लिख लो वर्ड आइसोलेट। जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जब कम्युनिकेट नहीं कर पाता किसी भी वजह से, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप होता है, उनके बीच में कोई लैंग्वेज बैरियर होता है, जिसकी वजह से एक डिपार्टमेंट आइसोलेट रह जाता है दूसरी डिपार्टमेंट से, तो यहाँ से वो आइसोलेट को हटा देता है बाय एस्टेब्लिशिंग अ कॉमन लैंग्वेज। सबके बीच में कॉमन लैंग्वेज है ताकि वो लोग सब एक दूसरे से कॉमनली कम्युनिकेट, ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये की इंडिकेटर्स हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन यूज में ले सकती है अपनी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कि मेरा रिसोर्स एलोकेशन जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, मैं सही तरीके से सही जगह पे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही हूँ या नहीं कर रही। या इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। आप जो परफॉर्मेंस ले रहे हो उसकी स्नैप है, उसकी पिक्चर है, स्नैपशॉट है कि आपको बता रहे हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या मेरी स्ट्रैटेजीज गोल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या मैं ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही, या मुझे कोई एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। Key performance measures and indicators must be created, selected and combined into reports acted upon so that strategy implementation can have a tangible outcome. हर ऑर्गेनाइजेशन में की परफॉर्मेंस मेजर्स होने चाहिए ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस का ट्रैक रख सको और आपको कोई टेंजिबल आउटकम रिजल्ट आपको मिल सके। उसकी प्रोसेस की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए अपन ये करते हैं। फर्स्ट देयर नीड्स टू बी, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द इंडिकेटर्स एंड आउटकम्स। सेकेंडली यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बहुत केयरफुली आप चूज करोगे क्योंकि उनसे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बिहेवियर भी जो है वो चेंज हो सकता है। अगर इंडिकेटर्स ही खराब होंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बिहेवियर खराब हो जाएगा, वो ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसलिए मैनेजर्स को पता होना चाहिए ऑफ पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस। मतलब पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस का मतलब एनालाइज करना, मतलब अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। पैरालिसिस मतलब
कुछ कमियां आपकी बॉडी में जो दिक्कत आ जाती है, कुछ रिस्क, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो एनालाइज करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोग्रेस को, वो ये देखेंगे मेरी स्ट्रैटेजी अलाइंड है या नहीं है, गोल से मैच होती है नहीं होती, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, मुझे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुझे ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? Managing the political aspects of implementing a strategy. People involved in planning process for implementation of strategy may be affected by two set of forces. जो लोग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अगर उन लोगों को भी आप प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हो तो उनको दो तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं। क्या क्या? द रैशनल फोर्स ऑफ ओपननेस, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एनालिसिस कैन एग्जिट ऑन वन हैंड। ओपननेस मतलब वो एक दूसरे से कितना ओपन है, कितना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से वो समझ पा रहे हैं कि क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या इंप्लीमेंट उनको करना है। वो सेल्फ एनालिसिस, क्या मैं वो एग्जीक्यूट भी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। और दूसरा उनको पॉलिटिकल फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता रहता है, fostering internal rivalry that urge knowledge retention, selective communication and caution. कई बार क्या होता है, आप प्लानिंग के टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन वाले लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो पहली चीज मुझे काम दे दिया, सपोज मुझे काम दिया जा रहा है डिजाइनिंग का अर्पिता को, ठीक है। अब मैं पहले तो ये देखूंगी कि मेरे को डिजाइनिंग आती भी है या नहीं आती, या मुझे उसको करने में मजा आता है या नहीं आता, ठीक है। दूसरा चीज, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैंने मेरी नॉलेज शो कर दी कि इस फील्ड के रिगार्डिंग मुझे नॉलेज है, तो वहां पे वो पॉलिटिक्स कर कर मुझे उस चीज से पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल राइवलरी क्रिएट हो सकती है, अंदर ही अंदर आपके राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स आपके क्रिएट हो सकते हैं, दैट अर्ज नॉलेज रिटेंशन, तो उसकी वजह से आप अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे। सिलेक्टिव कम्युनिकेशन, आप जो डिजाइनर है वो एचआर वाले बंदे से पूछेगा कि तुम बताओ क्या 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 डिजाइन कर कर देना है, तो एचआर वाला बंदा कई बार उसको अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता, ढंग से कम्युनिकेट नहीं करता, तो इस तरीके से वो स्ट्रैटेजी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो अगर जो इंप्लीमेंटर्स हैं उनको फॉर्मुलेशन के टाइम पे इन्वॉल्व कर लिया, तो उनको दो तरीके की दिक्कतें, दो चीजें को फेस करना पड़ता है। पहली चीज उनको फेस करना पड़ता है कि मुझे एक दूसरे के साथ कितना ओपन होना है, मुझे एक दूसरे के साथ कितना कम्युनिकेट करना है, और मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, ये चीजें उनको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। सेकंड चीज क्या होती है कि कई बार पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उसी के अंदर ही आपके कॉम्पिटिटर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप वो लोग एक दूसरे से अपनी पूरी नॉलेज शेयर नहीं करते, ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और वो सोच समझ कर एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये दिक्कत आ सकती है। When these two techniques conflict, the politically acceptable aspect may end up in explicit strategy, while the sensitive elements may form an unspoken plans that contains the implicit strategy. अगर ये सब चीजें हो गई तो इससे क्या होगा, कुछ unspoken plans भी बन सकते हैं। इम्प्लिसिट आप अनस्पोकन प्लान्स, उसके अंदर आपने खुद की स्ट्रैटेजी बना ली, जो सीनियर मैनेजर जो स्ट्रैटेजी बना रहा है उस पर आप ढंग से काम नहीं करोगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, बहुत सारे तरीके के स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं। पहला है आपका फाइनेंशियल मेजर। फाइनेंशियल में क्या मेजर करोगे बच्चों? प्रॉफिट, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, अपनी फाइनेंशियल स्टेज कैसी चल रही है, ये सब चीजों के। तो यहाँ आपकी रेवेन्यू ग्रोथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट, आपके मार्जिन। तो यहाँ पे अपन ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में समझते हैं और कितना वो प्रॉफिट को जनरेट कर सकता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स, इसमें क्या देखेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, उनको जो चाहिए वो अपन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे। तो यहाँ पे अपन कस्टमर्स को मेजर करेंगे कि उनका सेटिस्फैक्शन, वो कितने रिटेंट है, रिटेंट मतलब वो मेरे से ही जुड़े हुए, बार बार मेरे से ही सामान खरीद रहे हैं, वो लॉयल है या नहीं है। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा। नेक्स्ट है मार्केट मेजर्स। मार्केट मेजर्स में क्या है, मार्केट में मेरा कितना शेयर है, कस्टमर्स को मैंने कितना एक्वायर कर लिया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसके बारे में यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। एम्प्लॉयज मेजर मतलब एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज खुश है या नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन, उसका टर्नओवर रेट कितना है, एम्प्लॉयज कितने एंगेज हैं काम करने के लिए, मैं कितने अच्छे से टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट और रिटेन कर पा रही हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है या नहीं है। इनोवेटिव मेजर्स में क्या देखेंगे,
क्या आप इनोवेटिव हो या नहीं हो, R&D आप कितना कर रहे हो, पेटेंट्स हैं क्या, न्यू प्रोडक्ट कितना लॉन्च करते हो, कितने ज्यादा इनोवेट करते हो, नए प्रोडक्ट क्या क्रिएट आप कर पा रहे हो कस्टमर की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एनवायरमेंटल मेजर्स। यहाँ पे देखेंगे हम कितने एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कम वेस्ट कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कितना है हमारा, हम क्या कर रहे हैं जिस एनवायरमेंट को ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सारे आपके परफॉर्मेंस मेजर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। पहला क्या था, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हम क्या देखेंगे, हमारी प्रॉफिट, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे मार्जिन, ग्रोथ रेट हमारी कितनी हो सकती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट क्या था फाइनेंस के बाद, कस्टमर्स। कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर्स की रिटेंशन, उसकी लॉयलिटी, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही। फिर मार्केट, मार्केट का शेयर कितना है मेरा, मार्केट में मैंने कितने कस्टमर्स को एक्वायर किया है, मेरी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। फिर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, उनकी प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट अबाउट द एम्प्लॉयज, वो मैं कितने अच्छे से रिटेन कर पा रही हूँ, अट्रैक्ट कर पा रही हूँ टैलेंटेड लोगों को। फिर इनोवेशन, इनोवेशन में R&D देखोगे, पेटेंट देखोगे, नया प्रोडक्ट आप कितना जल्दी लॉन्च करते हो कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लास्ट क्या है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आप देखोगे एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हो, वेस्ट कितना कम कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड कितना इमिट कर रहे हो, मतलब एनवायरमेंट पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो सारी देखेंगे। तो क्या क्या वेस्ट पढ़े अपन ने परफॉर्मेंस मेजर के, पहला था फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या पढ़ा, प्रॉफिट्स, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्जिन, आपकी फाइनेंशियल स्टेज। फिर कस्टमर, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, उसका रिटेंशन, लॉयलिटी, ठीक है। देन मार्केट, मार्केट में मेरा शेयर, कस्टमर एक्विजिशन एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। नेक्स्ट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन, उसकी प्रोडक्टिविटी, वर्क एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। देन इनोवेशन, R&D, पेटेंट्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग। देन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट रिडक्शन, कार्बन एमिशन, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो टोटल 6 मेजर्स हैं, कौन से नाम नाम बोलो, फाइनेंशियल, ये जो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है ये एकदम न्यू टॉपिक है, ये कभी भी एसएम में कभी तक भी नहीं आया आज तक भी, ये इसी बार आप लोग पढ़ रहे हो टॉपिक। देखो अब एक होता है आपका TBL एम्फेसिस। TBL मतलब फुल फॉर्म याद रखनी है, ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। यहाँ 3 चीजों पे फोकस किया जाता है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, 3 P हो गए। उसके साथ अब एक और आ गया, क्वाड्रुपल बॉटम लाइन एड्स। ये नाम अपन को ध्यान रखना है, जो जो मैं अंडरलाइन करूँ उसमें एक और P जुड़ गया, उस P का नाम क्या है, पर्पस। जो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, 3 P थे पहले, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। अब पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट के साथ एक और P जुड़ गया, दैट इज आपका पर्पस, भी आपको उस पर फोकस करना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स बहुत जरूरी है गोल अलाइनमेंट के लिए। परफॉर्मेंस मेजर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अलाइंग देयर स्ट्रैटेजीज विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप स्ट्रैटेजी गोल्स और ऑब्जेक्टिव के अलाइंग करते हुए बनाओगे, उसके मैच करते हुए स्ट्रैटेजी बनाओगे ताकि आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सके। आप हमेशा ट्रैक पे काम करो ताकि आपका डिजायर्ड आउटकम अचीव हो सके। रिसोर्स अलोकेशन, यहाँ पे देखते हैं कि कितनी मुझे रिसोर्स, कहाँ पे रिसोर्स अलोकेट करनी है, कहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, ये सब चीजों का मैं यहाँ पे देखती हूँ कि किस डिपार्टमेंट का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस में, किस सेक्टर का कम पड़ेगा। Continuous improvement. So strategic performance measures provides organization with a framework of continuous improvement, enabling them to track their progress and make adjustments to improve their performance over time. आप continue अपनी performance को improve कर सकते हैं कि अपनी progress को आप continue track रख रहे हैं और कहाँ मुझे अपने आप को improve करना है वो आप कर सकते हो उसी टाइम पे। External accountability. Strategic performance measures help organization demonstrate accountability to stakeholders, shareholders, customers, regulatory bodies. इनको भी clear और transparent picture दिखा सकते हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको भी अपन clearly समझा सकते हैं कि हमारी ये performance चल रही है। तो strategic performance measure क्यों क्यों जरूरी है, उसके reasons क्या है। पहला है goal alignment। गोल अलाइनमेंट मतलब आपके जो स्ट्रैटेजी है वो अलाइंग होनी चाहिए टुवर्ड्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप सही ट्रैक पे काम करोगे
तभी आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, रिसोर्स अलोकेशन, कि कहाँ पे मुझे कितनी रिसोर्स अलोकेट करनी है उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है और किसका क्या इम्पैक्ट मेरे परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि आप हमेशा देखते रहेंगे आपकी ये प्रोग्रेस चल रही है तो मुझे इस एरिया में अपने आप को इंप्रूव करना है। एंड लास्ट अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, आप कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, इनको भी बता सकते हो, क्लियर ट्रांसपेरेंट पिक्चर बता सकते हो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। तो 4 रीजन है एसपीएम के, क्या क्या, पहला रीजन गोल अलाइनमेंट, सेकंड रिसोर्स एलोकेशन, थर्ड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड फोर्थ external accountability. Choosing the right strategic performance measure. Organizations should choose strategic performance measures that are aligned with their goals and objectives and that provide relevant and actionable information. In selecting the right measure, organizations should consider the following factors. Right measure, relevant होना चाहिए, measure कैसा होना चाहिए, relevant होना चाहिए, goals and objectives can provide information that is actionable and meaningful. जो भी आप परफॉर्मेंस मेजर काम में ले रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए ताकि वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवा सके, और रेलेवेंट, वो सही इंफॉर्मेशन देगा हमेशा अपन को जिस इंफॉर्मेशन पे अपन एक्शन ले सकते हैं। डेटा अवेलेबिलिटी, मेजर हमेशा जो डेटा आपका रेडिली अवेलेबल है, कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज इन अ टाइमली मैनर, जो डेटा अभी अवेलेबल है उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना मेजर को डिसाइड करेंगे। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। Quality, the measure should be based on high quality data that is accurate and reliable. Data हमेशा accurate, reliable होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप अपना performance measure बनाएंगे। Timeliness, data timeliness, the measure should be based on data that is current and up to date, enabling organization to make informed decision in a timely manner. तो अगर मुझे right performance measure choose करना है तो ये 4 क्राइटेरियाज है। सबसे पहले relevant, यहाँ पे जो मेजर है वो रेलेवेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द गोल, एंड इंफॉर्मेशन भी रेलेवेंट होनी चाहिए ताकि उस पर अपन कोई एक्शन ले सकें। अवेलेबिलिटी, जो मेजर आप चूज कर रहे हो वो करंट डेटा जो अवेलेबल है या अभी कलेक्ट किया जा सकता है उसी के अकॉर्डिंग आप मेजर चूज करेंगे। क्वालिटी, हमेशा जो करेक्ट डेटा हो, एक्यूरेट डेटा हो, रिलायबल हो, उसी के बेसिस पे हाई क्वालिटी का अपन वो चूज करेंगे मेजर। टाइमलीनेस, जो डेटा भी करंट अपडेटेड डेटा होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग अपन मेजर चूज करेंगे ताकि अपन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। These measures provide a way for organization to assess the success of their strategies, identify कहाँ पे मुझे अपने आप को improve करना है, inform decisions about कैसे resource को allocate करना है, कहाँ पे मुझे मेरी strategies को और adjust करना है ताकि मैं मेरा जो outcome है उसको अपन achieve कर सकें। क्लियर? तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर कैसे होने चाहिए? रेलेवेंट, मीनिंगफुल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रेगुलरली उनको रिव्यू करोगे, अपडेटेड होने चाहिए ताकि आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। कौन से स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स थे बच्चों? कौन से थे? फाइनेंशियल, एनवायरमेंट। क्या क्राइटेरिया था मेजर को चूज करने का? रेलेवेंट होना चाहिए, डेटा की क्वालिटी टाइम पे मिलना चाहिए और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। और क्या पढ़ा था एक पॉइंट अपन ने इसके अंदर? इंपॉर्टेंस उसकी क्या क्या है बच्चों? गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। डैश लीडरशिप स्टाइल में बी अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट। An organization structure with constricted middle level. You are the head of the operation of a company when you focus on total or aggregate management function in the sense of embracing the integrated activities of complete departmental. You are practicing. Which of the following would be chosen by the core strategist to implement operational control? Premise, special alert, implementation या budgetary? बजटरी। ऑपरेशनल में यही तो पढ़ा था। ये सब किसके अंदर थे? प्रीमाइज, स्ट्रैटेजिक। कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन आर द 3 प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रीफ्रीजिंग, डीफ्रीजिंग, चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न या ब्रेकिंग डाउन ओल्ड एटीट्यूड्स। चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न्स। Which one is not a type of strategic control? Operational control। ठीक है, आ गया समझ में?
ये कर लोगे आगे के सिनेरियो बेस्ड, टेस्ट योर नॉलेज सब कर लोगे, डिस्क्रिप्टिव। जो आंसर्स लिखे हुए हैं उनको एक बार रीड जरूर कर कर आना, ठीक है। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। वैसे तो अपना एसएम का कोर्स आज कंप्लीट हो चुका है। परसों अपन लोग का टेस्ट है चैप्टर नंबर 5 का। कल क्लास नहीं होगी अपनी एसएम की, फिर परसों के बाद अपन वापस रेगुलर क्लास रखेंगे अपनी।